तो 19 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कोई चीज लर्न एंड प्रोसेस, ठीक है, कोई चीज को सीखना और उस पर अप्लाई करने का। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है अबाउट इमोशन, इमोशन के बारे में। कोई चीज को मतलब हम लोग कॉग्निशन यानी लर्न एंड प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सीटेट की क्लास कर रहे हो अभी, ये भी आपका कॉग्निशन ही है, लर्न एंड प्रोसेस। तो इसमें इमोशन क्या रोल प्ले करता है, डेफिनेटली इमोशन रोल प्ले करता ही है आपके लर्निंग एंड प्रोसेस में। मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन में ये बात बताया था कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं इमोशन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या बता रहा है आपको, इमोशन हेल्प इन efficient retrieval of information but do not influence motivation to learn। इमोशन के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, यानी उसको इंफॉर्मेशन को दोबारा से जानने के लिए, समझने के लिए, दोबारा से उसको याद करने के लिए यूजफुल है, मॉड्यूलेट करता है, लेकिन डू नॉट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न, लेकिन उससे मोटिवेशन नहीं मिलता, बिल्कुल गलत बात है। आप मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल किसी के थॉट भी अगर पढ़ते हो तो वो इमोशन ही रहता है जो आपको बिल्कुल एकदम ज्यादा आपके अंदर में जोश पैदा कर देता है, तो ये गलत बात है। सेकंड है, इमोशंस मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि इमोशन जो है, कॉग्निशन मतलब लर्न एंड प्रोसेस, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को मॉड्यूलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। जब मैं कल भी आपको ये बात बता रहा था, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉग्निशन यानी लर्न एंड प्रोसेस के लिए। हाउएवर, हालांकि जो है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ फैक्टर, तो ये बिल्कुल सही बात है। आपको कौन से डायरेक्शन में, कौन से डिग्री मतलब कौन से लेवल पे इमोशन की जरूरत है, ऑफ इफेक्ट डिपेंड ऑन रेंज ऑफ फैक्टर, तो वो रेंज ऑफ फैक्टर पे डिपेंड है। मतलब कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो बहुत कम इमोशन में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, मतलब उनके पीछे ना बहुत चिल्लाना नहीं पड़ता है। अपने स्कूल में भी देखे होंगे ऐसे बच्चों को, ज्यादा उनके पीछे जो है ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत उनको आपने मोटिवेट किए, बिल्कुल वो पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट डिपेंड ऑन रेंज ऑफ फैक्टर, कि किस लेवल पे किसी को मोटिवेट करना है, कितने लेवल का उसको इमोशन प्रोवाइड करना है। अब कई लोग जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनली रहते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप उनको जरा सा डांट दोगे, कई बच्चे ऐसे रहते हैं बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो ये वही है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट डिपेंड ऑन रेंज ऑफ मोशन। तो ये हमारा कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ये वाली लाइन को, कि इमोशन जो है कॉग्निशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन। बाकी तो ऑप्शन गलत है, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। थर्ड ऑप्शन में क्या बता रहा है, इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन लर्निंग इज ऑलवेज यूनिवेलेंट। देखो ये भी बिल्कुल गलत बात बोला है कि इमोशन जो है लर्निंग पर वो बिल्कुल यूनिवेलेंट है। यूनिवेलेंट का मीनिंग किसी को पता है क्या? यूनिवेलेंट का मीनिंग कोई मैसेज में टाइप कर सकता है क्या? यूनिवेलेंट का मतलब ही होता है ओनली वन मीनिंग, जिसका सिर्फ एक मीनिंग हो। यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, यूनिवेलेंट यानी कि ओनली वन मीनिंग, तो वो बिल्कुल गलत बात है कि इमोशन और लर्निंग जो है वो हमेशा वन मीनिंग रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़े ना कि आपका जो डिग्री एंड डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, किसको कितना मोटिवेशन की जरूरत है, इमोशन की जरूरत है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, इमोशन फैसिलिटेट्स इनकोडिंग बट हैव नो इम्पैक्ट ऑन अटेंशन। तो देखिए अभी मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा था, इमोशन का अटेंशन से डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे तो अटेंशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन जो है आपका ये इजी क्वेश्चन है, ये आप मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं। हाउ कैन टीचर इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द स्टूडेंट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन को, जो बच्चों के अंदर से मोटिवेशन निकलता है, ठीक है। और ये अगर आपने बच्चों में डेवलप कर दिया तो उनके पीछे आपको बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखते हो ना, कई बच्चे खुद होके स्कूल से घर आते हैं, अपना पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, स्कूल के अंदर में बराबर पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपके अंदर भी यही आना चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर से। तो इसमें टीचर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों के अंदर का मोटिवेशन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत बोल रहे हो,
बाय गिविंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब नेगेटिव आप उनको जो है नेगेटिव तौर पे उनको आप ये कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो कि नहीं पास नहीं पढ़ोगे तो तुमको बहुत मार पड़ेंगी, पनिश किया जाएगा, तो ये टोटली गलत है। देखिए आंसर टाइप करते हुए चलिए, जिसको जो भी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, सभी स्टूडेंट बराबर से। सेकंड है बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड एंड प्राइजेस, अब उनको रिवॉर्ड और प्राइज दोगे तो ये टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए, लेकिन हर बार के लिए नहीं। आपके रिवॉर्ड एंड प्राइज खत्म हो जाएंगे नहीं तो एक टाइम, हर बार आपको देते रहना पड़ेगा फिर वो, ठीक है। टेम्पररी के लिए ठीक है बस, वो परमानेंट के लिए नहीं है। लेकिन बाय इनकलकेटिंग जॉय ऑफ लर्निंग, उनके अंदर में जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने का जो एक मजा, सीखने की जो क्या बोल सकते हैं इंजॉयमेंट पैदा करिए, ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है। और डी फोर्थ है बाय गिविंग रिमूवल पनिशमेंट, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मतलब उनको आप ये बोलोगे कि आपको सजा नहीं दी जाएंगी, रिमूवल पनिशमेंट, ठीक है। जैसे वो आपने इसका सॉन्ग सुने होंगे ना, 3 इडियट का, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, तो बोले पढ़ोगे, यानी अगर आप पढ़ोगे तो बोले आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो वो भी गलत बात है। यानी पनिशमेंट के डर से अगर बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो गलत है वो। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड वाला ही है, उनके अंदर एक बार आपने मजा पैदा कर दिया लर्निंग का, और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। यानी ये जो सीटेट का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, पेडागोजी, बहुत ज्यादा मतलब क्या हो सकते हैं इसको एक तरीके से, स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा ये ना रफ रूखर सब्जेक्ट है पेडागोजी, पूरा थ्योरी थ्योरी है, मजा नहीं आता इसमें कुछ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए मजा पैदा करने का, जॉय ऑफ लर्निंग। और आपको भी एज अ टीचर यही काम करना है कि आपके पीछे आपके सामने बच्चे बोले कि ये मैडम ये जो सर पढ़ा रहे तो हमको बहुत मजा आता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन को देखिए आप, 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे के अंदर से डेवलप होता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से, जो टीचर या फिर पेरेंट्स या फिर उसके जो ये रहते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह, सिबलिंग उसके, ये रहते हैं सिबलिंग मतलब भाई बहन वगैरह, वो भी डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, वो किसी डॉक्टर को देख रहा है अपने इसमें मोहल्ले में, और उसके अंदर से फिर मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, फिर उसके लिए वो काम कर रहा है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल देता हूँ मैं, कि एक डॉक्टर है एक बच्चे के मोहल्ले में, और वो डॉक्टर बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मेरे जैसे आप ये काम करना है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये दोनों ना कहीं एक दूसरे से डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक भी। मतलब देखिए अगर कोई बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक बच्चा खुद होकर डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो खुद होके सोच रहा बन तो नहीं जाएगा ना, उसको किसी के सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, या कोई टीचर, या कोई ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जिसको उसका नॉलेज है कैसे डॉक्टर बनते हैं, तो ये कनेक्टेड है। वैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से कनेक्टेड है। अगर एक डॉक्टर एक बच्चे को बोल रहे कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, जब तक बच्चे के अंदर से वो नहीं इच्छा आएंगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो नहीं बन सकता। समझ आ रही क्या बात, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। वो हमको वही देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सही बात है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे असर डालता है इम्पैक्ट, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन नॉट इम्पैक्ट, नहीं ये गलत बात है, दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला नहीं। सेकंड आंसर टाइप करते हुए चलिए, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप आगे का भी पढ़ सकते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बोथ इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ये सही है, दोनों ही जो है बच्चे के ऊपर, स्टूडेंट के बिहेवियर पे इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन आगे क्या बता रहा है, बट दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, नहीं ये गलत बात है, अलग अलग काम नहीं करते वो, दोनों साथ में मिल के काम करते हैं बच्चे के ऊपर में, स्टूडेंट के ऊपर में, अलग अलग नहीं करते, क्योंकि अलग अलग अगर वो वर्क करेंगे तो वो वीक हो जाएंगे, फिर मोटिवेशन रहेगा ही नहीं बच्चे में। थर्ड है कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, कॉम्प्लेक्स वे मतलब वही थोड़ा पेचीदा तरीके से, लेकिन काम करते ही है, जैसे मैंने अभी आप अफेक्टिंग टू द अदर, एक टाइप का जो है वो नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वे जो बोल रहा है ना, ये आपका जो है निगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पर, अगर कॉम्प्लेक्स वे, लेकिन कॉम्प्लेक्स वे देखिए यहाँ पे ना असल में क्लियर कट नहीं बताया हुआ है,
ये जो है ना इनडिपेंड यानी म्यूचुअली, इसके लिए अच्छा वो जो वर्ड था ना यहाँ पर एक तरीके से आना चाहिए था म्यूचुअली तौर पे, विथ वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग टू अदर। कॉम्प्लेक्स वे भी ठीक है। फोर्थ है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं, ये गलत बात है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलग अलग है बोल रहे हैं, पर अलग अलग नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ये थर्ड वाला ही आंसर है हमारा। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन कॉम्प्लेक्स वे। हालांकि मतलब कॉम्प्लेक्स वे इसलिए बोल रहा है कि ना वो जल्दी कोई समझ नहीं पाता है, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कि मेरे अंदर में इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी है, इसलिए बोल रहा है वो कॉम्प्लेक्स वे विथ वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग टू अदर। एक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए काम करता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए काम करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसका। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा सर ये ऑप्शन गलत है, पेपर में ये आपको ट्रिक बहुत काम आएगी, लेकिन ये कब होगा जब अभी हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको अभी बताया ना जो फॉर्मूला, वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तब फिर ये पेपर में आप इतनी स्पीड में आप पढ़ लोगे इसको, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर देना जरूरी है, टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। ये आपका ना अभी पहला, दूसरा, तीसरा कदम है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे ये मत सोचिए कि अभी हमारा पेपर बिल्कुल निकल जाएगा, मेहनत करना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। बच्चे का जो स्कूल का परफॉर्मेंस है, जो उसकी एबिलिटीज है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ग्रेजुअली इंप्रूव इन चिल्ड्रन, धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चों में इंप्रूव होती है। हु लिव डिप्राइव्ड सेटिंग, वो बच्चे जो डिप्राइव्ड सेटिंग मतलब ऐसा कोई माइंडसेट जो बच्चे बना के रखे कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, मतलब डिप्राइव का मतलब ये होता है जो उनको नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खींचे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वो बच्चे डिप्राइव सेटिंग को छोड़ देंगे तो उनका इंप्रूवमेंट हो गई। एंड इंटर इनरिच सेटिंग, इनरिच सेटिंग मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग है। डिप्राइव सेटिंग आपका नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। इनरिच सेटिंग में अगर वो आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग में आएंगे, तो उनका इंप्रूवमेंट हो गई। द अबव आर्ग्यूमेंट पॉइंट प्राइमरली टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिबेट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये देखिए, ये ना एक डिबेट का पॉइंट है। डिबेट आपको मतलब ये आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, एक फेवर में बोलता है, एक अपोजिट में बोलता है। तो कौन से टाइप का डेवलपमेंट के लिए ये पॉइंट, ये जो लाइन है आपकी बताई गई है, लाइन तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट कौन से टाइप के डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे वर्सेस इसीलिए लिखा हुआ है कि एक तरफ में एक पॉइंट है, दूसरी तरफ में दूसरा पॉइंट है। अब ये इसमें ना देखिए कुछ पेडागोजी की टर्मिनोलॉजी है, वो आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहा है, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल। हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार ये टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे होंगे कि सर अब क्या चीज़ आ गई है। एंटिटी मतलब कौन सा टाइप का डेवलपमेंट है, इंक्रीमेंटल ये कौन सा डेवलपमेंट है। हमने तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल ये डेवलपमेंट पढ़े हैं, ये कौन सा टाइप का बता रहा है डेवलपमेंट। देखिए एंटिटी जो है इसका मीनिंग होता है एबिलिटी आर फिक्स। मतलब अगर कोई इंसान ने, कोई स्टूडेंट ने सोच लिया कि मेरी एबिलिटी फिक्स है कि मेरे को इतना ही काम करना है, इसको ऐसा फिक्स एबिलिटी आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे एक इंसान है, उसने सोचा कि मुझे दिन का 200 रुपये कमाना है। ठीक है, तो वो 200 रुपये तक ही कमाएगा, उसके आगे सोचेगा ही नहीं, वो है फिक्स माइंडसेट। जो डिप्राइव सेटिंग है वो भी इसी के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, वर्सेस इंक्रीमेंटल। देखिए इंक्रीमेंटल बना इंक्रीमेंट से, जैसे आप टीचर हो, स्कूल में जॉब करते हो, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि साल के एंडिंग पे हमारा इंक्रीमेंट हो। हम बोलते हैं ना मैनेजमेंट को कि अब हमारा इंक्रीमेंट कर दीजिए, सैलरी के अंदर में कुछ पैसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इंक्रीमेंट। लेकिन होता है क्या इंक्रीमेंट आपका प्राइवेट जॉब के अंदर इंक्रीमेंट होता है क्या? बहुत ही मुश्किल से होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंटल का मतलब पेडागोजी में क्या होता है, इंक्रीमेंटल यानी कि एक ग्रोथ माइंडसेट, इसका मतलब है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट यानी जिसके जिसकी मदद से आपका ग्रोथ होगा, इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो ये ग्रोथ माइंडसेट जो है ना, इंक्रीमेंटल इतने आसानी से नहीं आता, इसके लिए आपको इफर्ट लगाना पड़ता है लर्निंग के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आर्गुमेंट जो है डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, इसके लिए फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लिए हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ में बच्चा क्या कर रहा है, डिप्राइव्ड सेटिंग यानी फिक्स माइंडसेट को छोड़ दे रहा है, और कहाँ पे आ जा रहा है वो इनरिच सेटिंग यानी ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। तो
सेकंड, बाकी ऑप्शन भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सेकंड है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी आपको पता ही है, जो माँ बाप की तरफ से, ठीक है, माँ बाप की तरफ से हमको जो चीज़ें मिलती है हेरिडिटी जेनेटिकली, और इन्वायरमेंट जो हमारे एटमॉस्फियर से। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बात बता रहे हैं ना वो कि उसने डिप्राइव सेटिंग छोड़ दिया बच्चे ने और इन दिस सेटिंग में आ गया, तो यहाँ पे हेरिडिटी इन्वायरमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों ही जगह पे हेरिडिटी इन्वायरमेंट सेम है बच्चे का, ठीक है। ऐसा नहीं बताया यहाँ पे कि उसने इन्वायरमेंट और ये हेरिडिटी को तो चेंज कर ही नहीं सकता, इन्वायरमेंट चेंज किया है वो भी नहीं बता रहा। थर्ड है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग कर देना, इंटीग्रेशन यानी एक साथ जोड़ देना, तो वो भी नहीं लग रहा है। और फोर्थ है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, तो वो भी नहीं लग रहा है कि पहले कंटिन्यू था फिर डिसकंटिन्यू हो गया। इसका फर्स्ट वाले ऑप्शन है एंटिटी वर्सेस फिक्स इंक्रीमेंटल, ठीक है। एंटिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जहां पर उसने फिक्स माइंडसेट बना के रखा है। डिप्राइव्ड सेटिंग का मतलब ही वही है ना, कई बच्चे ऐसा अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि हम तो पास ही नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ऐसे में जब मैंने स्टार्ट किया था सीटेट का कोचिंग, तो ऐसे मेरे को बहुत से मतलब टीचर कैंडिडेट्स वगैरह मिले कि जो ऐसा बोले कि सर वो टीईटी सीटीटी का एग्जाम तो कोई निकाल ही नहीं सकता है, पास ही नहीं होते उसके अंदर में कोई। और जब मैंने उसका परसेंटेज देखा पासिंग का, तो मुझे भी लगा कि बहुत बहुत ही रेयर कम स्टूडेंट पास होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उस पर वर्क किया, इफेक्ट किया, तो उसके ऊपर में डेफिनेटली फिर परसेंटेज रेशो, यानी मेरे जो स्टूडेंट है उनका बड़ा है जो क्लास किए है, ठीक है। स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट है कि सर एंटिटी कैसा होगा। एंटिटी का मतलब ही वही है जो मैंने आपको बताया अभी कि फिक्स माइंडसेट, आपने कोई चीज के लिए अपना दिमाग, अपने सोच को लिमिटेड, एंटिटी का मतलब आप बोल सकते हो लिमिटेड माइंडसेट, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक मजदूर ने सोच लिया कि मुझे 200 रुपये ही कमाने हैं, एक स्टूडेंट ने सोच लिया कि मुझे बस सिर्फ 60% ही लाना है, 60% लाना है या 50% ही लाना है, तो वो एंटिटी है, ठीक है। और इंक्रीमेंटल मतलब ग्रोथ माइंडसेट, जहां पर आप सोचोगे, हाँ ऐसा बोल सकते हो आप, फिक्स माइंडसेट यानी अपनी सोच को रोक देना, वो आगे के बारे में सोचेगी ही नहीं। समझ आ रही क्या बात। और इंक्रीमेंटल यानी ग्रोथ माइंडसेट, तो यहाँ पे वही हो रहा है, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 को पढ़िए आप लोग, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए असर्शन यानी स्टेटमेंट होता है, रीजन उसके लिए रीजन है, आपको वही चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है इसके अंदर में। असर्शन में क्या बता रहा है आपको, स्टेटमेंट में देखिए, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड, जब हम अपने बचपन की तरफ देखते हैं एज अ सिंगल कैटेगरी, एक सिंगल कैटेगरी के तरीके से। सिंगल कैटेगरी मतलब एक तरीके, एक मतलब सिंपल क्या बोल सकते हैं उसको, सिंगल कैटेगरी यानी कि एक तरीके से, इन अ वे, एक तरीके से हम देखते हैं अपने बचपन को मुड़कर। वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन, तब जो है ना हम सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस बच्चों में नहीं देखते। जैसे आज के ज़माने में, जैसे बहुत से कम्युनिटी के बीच में ना ऐसा हेट फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसा नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन जब आप अपने बचपन में देखोगे, तो आप, आपके मोहल्ले में अगर कोई हिंदू बच्चा होगा जब आप मुस्लिम बच्चे थे, या आप हिंदू बच्चे हो, हिंदू हो जब आपके मोहल्ले में मुस्लिम बच्चे थे, तो आप उसको लूज आउट कर दोगे। मतलब आप वो टाइम पे देख सोचते ही नहीं थे हम लोग बचपन में कि वो हिंदू है तो उसके साथ नहीं खेलना, वो मुस्लिम है तो उससे बात नहीं करना, ऐसा बिल्कुल सही बात है वो। विद रिगार्ड टू जेंडर, और इसमें ना हम जेंडर को भी नहीं देखते थे। मतलब आज जैसे एक लड़का लड़की आपस में बात करने के लिए जैसे तैयार नहीं रहते, जैसे थोड़ा उनको ऑड लगता है, लेकिन बचपन में जो है वो जेंडर वगैरह को भी उतना ये नहीं करते थे। लड़के लड़कियों के साथ खेलते थे, लड़कियां लड़कों के साथ खेलती थी। इथनिसिटी, इथनिसिटी का मीनिंग देखिए ये होता है कि कल्चरल आइडेंटिटी, यानी आपका कल्चर क्या है, आपका समाज क्या है, आपका कल्चर क्या बताता है, वो है इथनिसिटी। समझ आ रही क्या बात। जैसे महाराष्ट्रियन कल्चर हमारा अलग है, हमारे महाराष्ट्र के लोगों का पहनावा अलग है, राजस्थानी कल्चर अलग है, तो वो भी हमारा कोई डिफरेंस नहीं करता था, ठीक है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई दूसरे स्टेट का भी बच्चा होगा तो भी आप उसको ये नहीं करते थे, उसके साथ भी खेलते थे,
कोई उससे बायस नहीं करते थे, फर्क नहीं करते थे। सोशल क्लास ऐसा, सोशल क्लास का भी कोई ऐसा मैटर नहीं था कि ये ऊंची जात का, ये नीची जात का, बिल्कुल सही बात है। अब ये बचपन में तो कोई मैटर करते ही नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। समाज में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तब उनके अंदर समाज में ये सब बातें उनको बताई जाती है कि ये अलग धर्म के, ये अलग जात के। अच्छा, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है वो, ठीक है। बचपन में हम ये सब कुछ भी नहीं देखते। रीजन क्या बता रहा है? चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ये भी बिल्कुल सही बात है कि आपका जो बचपन है ना, वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो आप बोलोगे सर ये कंस्ट्रक्शन का मतलब, सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? यानी यहाँ पे ना अपना नॉलेज और मीनिंग जो है, अपना नॉलेज और मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हो समाज में रहकर, सोशल इंटरेक्शन से। जब तक आप वो बच्चों के साथ खेलोगे नहीं, धीरे धीरे फिर आपको समझ में आएगा, आपके माँ बाप बताएंगे कि वो देखो वो लड़की है, उसके साथ ज़्यादा नहीं खेलना है, कोई लड़के को अगर खेल रहे तो, ठीक है। फिर आपको रिलीजन के बारे में बताएंगे, देखो हम ईद मना रहे हैं, मुस्लिम है तो वो हिंदू है, वो होली मनाते हैं, वो दिवाली मनाते हैं, ठीक है। तो ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। बचपन से ही धीरे धीरे सोशल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। रीजन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बचपन में तुरंत नहीं हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। वो समझते हुए आपका बचपन निकल जाता है। इसलिए बचपन में हम कहीं पे भी भेदभाव वगैरह नहीं करते। तो रीजन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका दोनों सही है। और रीजन असर्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप चेक करोगे तो फोर्थ ऑप्शन नीचे इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। जो बातें बता रहा हूँ मैं, अच्छी तरीके से फोकस करिए। एक क्वेश्चन में कई सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए यहाँ पर आपका, तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज बाय जीन प्याजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन? कॉग्निशन का मीनिंग तो मैंने आपको बताया ही है, लर्न एंड प्रोसेस, ठीक है। कोई चीज को सीखना और उस पे अप्लाई करने का, लर्न एंड प्रोसेस। तो इसके अंदर में कौन सा फैक्टर जीन प्याजे के अकॉर्डिंग नहीं है? देखिए कल मैं आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बता रहा था, अगर आपको याद होगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर में हमने क्या पढ़े थे? 0 से 2 साल का जो इन्फेंसी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। फिर 2 से 6 साल का अर्ली चाइल्डहुड है आपका। फिर 6 से 12 साल का मिडिल चाइल्डहुड है। और 12 से 18 साल का एडोलेसेंस है, ठीक है। तो ये जो, और 18 साल के ऊपर अडल्टहुड है। तो ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये जीन पैजे ने ही बताया था। तो जीन पैजे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर में जो ये है कॉग्निशन, लर्न एंड प्रोसेस है, उसमें से ये चारों में से कौन सा चीज लर्न एंड प्रोसेस में अफेक्ट नहीं करेगा? लर्निंग एंड प्रोसेस में क्या अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको बताने का है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बायोलॉजिकल मैचुरेशन। बायोलॉजिकल यानी माँ बाप की तरफ से हेरिडिटी लेवल पर मैच्योर, मैच्योर यानी समझदार है कि नहीं बच्चा, तो बिल्कुल सही बात है। ये अफेक्ट करेगा आपके कॉग्निशन यानी लर्न एंड प्रोसेस पर। अगर बच्चा समझदार ही नहीं हो रहा है तो वो क्या सीखेगा? कॉग्निशन में लर्निंग होता है ना। अब कई बच्चे रहते हैं उनमें ना बचपना भरा रहता है, तो वो बिल्कुल मतलब लर्निंग उनका प्रॉपर हो ही नहीं पाता, ये अफेक्ट करेगा। सेकंड है कल्चरल टूल। देखिए कल्चर जो है ना, कहीं से भी हमारे लर्निंग पर, हमारे टीचिंग पर, हमारे इस पे, बच्चों की स्टडी पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता कल्चरल टूल जो है ना। कल्चरल टूल समझ में आ रहेगा किसको बोलेंगे? कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग है। कई लोग क्या करते हैं, कल्चर और रिलीजन को जोड़ देते हैं। देखिए रिलीजन जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, कल्चर मतलब आप जो जो शहर में रहते हो, जैसे आप नागपुर सिटी में रह रहे हो, नागपुर सिटी का कल्चर अलग है, अमरावती सिटी का कल्चर अलग है, ठीक है। तो लर्निंग पे आपका कल्चरल टूल कभी भी अफेक्ट नहीं डालता है, अफेक्ट नहीं करता है। हम देखते हैं ना, मतलब अमरावती के टीचर नागपुर में आके पढ़ा रहे हैं, तो उनका कल्चरल टूल अमरावती के टीचर का यहाँ के स्टूडेंट पे अफेक्ट थोड़ी डालता है। कल्चरल टूल का इससे कोई लेना देना है ही नहीं कॉग्निशन से, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही है इसका। बाकी थर्ड वाला भी अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, यानी जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते हो, समझते जाते हो, फिर आप उसको मेंटेन करके रखते हो। और एक्टिविटी मतलब जब एंगेज हो, इन्वॉल्व हो, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट डालती है। कल्चरल टूल बिल्कुल ही मतलब अननेसेसरी ऑप्शन है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि कल्चर को कभी भी लर्निंग के ऊपर में, कॉग्निशन के ऊपर में अफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। इंडिया के लोग बाहर में जाके पढ़ लेते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ लेते हैं, कल्चर अफेक्ट थोड़ी डालता है। आज़ादी के पहले भी गांधी जी ने उधर जाकर, इंग्लैंड से जाके वो वकालत की,
लॉयर की डिग्री हासिल कर ली है, तो कल्चरल इफेक्ट थोड़ी जानता है वो। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 देखिए, यहाँ पे भी देखिए असर्शन और रीजन है। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट, और रीजन उसके अकॉर्डिंग सही है या गलत हमको वो चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है आपको 25 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे असर्शन ने बोला कि जीन प्याजे ऐसे अज्यूम करता है, अज्यूम दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट स्लोली ऑन हेरिडिटी। नहीं, ये गलत बात है। जीन प्याजे, जिसके बारे में अभी हमने पढ़े स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, कि वो सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं है, बल्कि हेरिडिटी के साथ में जीन प्याजे ने बोला कि इन्वायरमेंट भी होना जरूरी है। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, इससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत, असर्शन तो गलत हो गया आपका। रीजन बता रहे हैं कि डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। और कौन सा डेवलपमेंट है वो, अभी मैं आपको वही बता रहा था। कौन सा डेवलपमेंट के लिए बोला उसने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, लर्न एंड प्रोसेस। इसको लिख के रख लीजिए, बार बार ये वर्ड आपको पेडागोजी में बार बार आएगा। कॉग्निटिव 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 का मतलब होता है लर्न एंड प्रोसेस, कोई चीज को सीखना और उसको अप्लाई करना। मतलब सिंपल इसको हम लोग सीखना ही बोल सकते हैं। लेकिन सीख कर क्या करोगे आप, जैसे रोटी बनाना आपने सीख लिए, तो क्या करोगे रोटी बनाकर, प्रोसेस करोगे ना, अप्लाई करोगे ना। अब मैंने सीटीईटी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिया, लर्निंग कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं एज अ टीचर जॉब कर रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, मतलब ए सही है और रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहाँ बता रहे हैं कि असर्शन इज करेक्ट, सॉरी असर्शन रॉन्ग है आपका, असर्शन गलत है। क्योंकि सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों होना, ठीक है। और रीजन यहाँ पे करेक्ट है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे तो बोल रहा है कि दोनों गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहाँ असर्शन को ट्रू बोल दे रहा है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे दोनों को ही गलत बोल दे रहा है, ये भी गलत हो गया। रीजन यहाँ पे करेक्ट है, असर्शन गलत है। और फोर्थ बोल रहा है कि दोनों ही गलत है, नहीं ये भी गलत हो गया। ये आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, आपने बोले ये बात समझ में आई हमको कि असर्शन यहाँ गलत है, क्योंकि जो लर्निंग है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये तो खुद भी आप देख सकते हो ना, जीन प्याजे की जरूरत ही नहीं है। आपने जो कुछ अपनी जिंदगी में सीखा, लर्निंग करा, तो उसमें आपकी हेरिडिटी मतलब माँ बाप की तरफ से जो हमको जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो तो काम करती है, प्लस इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है ना। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा स्टडी के लिए, समझ यानी पॉजिटिव होगा, तो आपका लर्निंग भी उसमें अच्छा होगा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन मिल रहा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए अगर कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपको लग रहा है कि सर ये आंसर का तो ऑप्शन गलत है, तो फिर आप क्या करना, कोई तो भी एक ऑप्शन को अटेम्प्ट कर देना। इसका जो आंसर था ना, आंसर की में वो जेड था, जेड। अभी आप बोलोगे सर ये ऑप्शन तो 1 2 3 4 है, ये आपने जेड कहाँ से ला ली, जेड का मतलब क्या है, जेड तो है ही नहीं यहाँ पे। जेड का मतलब है मार्क्स अलॉटेड टू ऑल, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखिएगा ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है कि कभी कोई क्वेश्चन के ऑप्शन गलत आए। क्वेश्चन यहाँ सही है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे तो ऑप्शन बिल्कुल सभी गलत है, तो छोड़ना नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, कोई भी एक ऑप्शन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। आप बोलोगे हम कैसे सर अटेम्प्ट कर लेंगे जबकि है ही नहीं उसमें, ये आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और आपको मार्क्स चाहिए तो कोई भी एक ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फिर आप आंसर की में चेक करोगे, इसके आंसर की में इसका आंसर जो है जेड है, मतलब जिसने कोई भी एक ऑप्शन अटेम्प्ट करा उसको हर किसी को नंबर मिला है, ठीक है। अब जिसने खाली छोड़ दिया तो उसको कुछ भी नंबर नहीं मिला, ये बात याद रखिएगा। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारा अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत ही रेयर होता है ऐसा। क्वेश्चन 26 को देखिए, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये 26, ध्यान दीजिए यहाँ पे जरा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस, जब बच्चों के साथ में कुछ नया वाकया, नया चीज होती है, नया एक्सपीरियंस होता है, तो वो हैंडल नहीं कर पाते विद देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव का मतलब ये लर्न एंड प्रोसेस, मतलब जो जो उन्होंने पहले सीखा है, जो उन्होंने पहले उनको जानते हैं, बच्चे जो चीज को जानते हैं, और कुछ नया हो जाए उनके साथ तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। सही बात है ये। दे एक्सपीरियंस, तो उनको क्या एक्सपीरियंस होता है,
बच्चों को ऐसी सूरत में किस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। एंड रिजोर्ट टू, रिजोर्ट मतलब वो सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चे के साथ कुछ तो भी अनोखा हो गया, नया हो गया, तो उनको कैसा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होगा, और फिर वो किसका सहारा लेंगे आपको वो बताना है। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। एक तरफ में बता रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम और डिसोनेंस। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, तवाज़ुन बिगड़ जाना, और यही होता है बच्चों के साथ। डिसइक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अनबैलेंस। तो जब बच्चे कुछ नया एकदम एक्सपीरियंस करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो थोड़ा वो ऐसा अनबैलेंस हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पर है। अब डिसइक्विलिब्रियम के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम होता है उनको एक्सपीरियंस। एंड रिजोर्ट टू, फिर सहारा किसका लेते हो, देखिए सहारे के लिए यहाँ पे आपको बता रहा है इंटरनलाइजेशन, खुद का इंटरनलाइजेशन, खुद खुद होकर वो अपने आप का सहारा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। वो खुद होके इंटरनलाइजेशन तो होगा ही नहीं उनका, क्योंकि नई चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो उनका संतुलन बिगड़ गया। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को जो नया उन्होंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, धीरे धीरे उसको फिर समझने लगते हैं, उसको अडॉप्ट करने लगते हैं। तो एडॉप्शन इसका फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। और ऐसे आपने भी अपनी ज़िंदगी में करे हैं। जब आपके साथ कुछ मतलब समझ के चलिए आपका 5th से 6th क्लास में चेंज हुई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपना बता रहा हूँ। प्राइमरी क्लास से जैसे ही मेरा एजुकेशन हाई स्कूल इसमें प्राइमरी से मिडिल में मेरा चेंज हुआ 5th क्लास में, तो वहाँ पे है ना मेरा बिल्कुल डिसइक्विलिब्रियम हो गया। मतलब मैंने प्राइमरी के जो टीचर देखे थे, हाई मतलब मिडिल स्कूल में वैसे टीचर नहीं देख पाया। मेरा डिसइक्विलिब्रियम हो गया, थोड़ा संतुलन, ऐसा नहीं कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया बस, लेकिन एक मुझे लगा कि ये थोड़ा टीचर की क्वालिटी, टीचर का मतलब उतना तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन लग रहा था कि कुछ तो भी चेंज हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने किसका सहारा ले लिया, रिजोर्ट टू एडॉप्शन। तो मैंने बोला चलो अब तो वो प्राइमरी के टीचर तो मिलेंगे नहीं, इसी को अब अडॉप्ट कर लो कि यही टीचर है हमारे, अब इन्हीं से ही मतलब हमारा ये आगे मतलब पढ़ाने वाले सब, इनसे ही हमको पूरा माइंडसेट करके रखना है, वो है एडॉप्शन, ठीक है। 27 क्वेश्चन, एग्जाम्पल वगैरह मैं इसीलिए दे रहा हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर सको, इन सब चीज़ों को समझ सको उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डिसोनेंस भी देखिए एक नया वर्ड है, डिसोनेंस। हालांकि यहाँ पे तो इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी डिसोनेंस का मीनिंग भी मैं बता देता हूँ आपको पेडागोजी में समझने के लिए, आपको आगे कभी क्वेश्चन आए तो इजी रहता है। डिसोनेंस इसका मतलब होता है क्या इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके का लैक ऑफ एग्रीमेंट इन बिलीफ या प्रैक्टिस। लैक ऑफ एग्रीमेंट इन बिलीफ प्रैक्टिस मतलब आप कोई चीज़ को सोचते हो तो उसमें आपको आपका क्या हो सकता है, डाउट रहता है, ठीक है, कि सही है या नहीं है, डिसोनेंस, ठीक है। कोई कोई चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कि कोई चीज़ को आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे आपका एग्रीमेंट आप तैयार नहीं रहते उसके लिए, आपके मन में डाउट रहता है, डिसोनेंस कि होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही के बाद, जैसे कई स्टूडेंट क्लास के टाइम पे भी मेरे यही सोचते हैं, ये सर की क्लास करके कोई फ़ायदा है कि नहीं, पास होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए वो आपके साथ में हमेशा रहोगा, लेकिन मैं साफ साफ ये बात बोलता हूँ कि जो मैं आपको फॉर्मूला बता के दिया हूँ, वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट पे चेक किया, उसको टेस्ट किया उन पे, जिन्होंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, हर क्लास में मैं बात बताता हूँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिए। और फिर बाकी कई स्टूडेंट है जो बोल रहे थे कि देखेंगे कर लेंगे, और ऐसा करते करते एग्जाम का टाइम करीब आ गया, आखिरी का 1 महीना, आधा महीना, 1.5 महीना था, फिर टेंशन लेके बैठ गए, अब कैसे पढ़ेंगे, इतना क्या होगा, फिर वो चले गया उनका टाइम पास में, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए, वाइल प्याजे व्यूज चिल्ड्रन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्याजे का जो नज़रिया था, जो उसका व्यू था बच्चों के अकॉर्डिंग कैसा था, और वाइतस्की का जो व्यू था बच्चों के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग कैसा था। अभी तो हमको इनकी पूरी थ्योरी ही पढ़ने का है, ठीक है। दोनों का थ्योरी अलग अलग है। तो प्याजे का जो व्यू था बच्चों के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन तो बता रहे कि एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडिया, कि बच्चे जो है, प्याजे ऐसा बोल रहा था, मैनिपुलेटिंग आइडियाज में एक्टिव रहते हैं। मैनिपुलेटिंग आइडिया का मतलब मैंने इसके पहले भी अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि मैनिपुलेटिंग आइडिया यानी कि बच्चे एक्टिवली इंगेज रहते हैं कोई कंसेप्ट को सीखने के लिए,
किसकी मदद से? थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ये जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है ना, उसी को मैनिपुलेटिव बोलते हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जैसे आप टीचिंग एड्स में जिसका इस्तेमाल करते हो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेंसिल है, ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टीचिंग एड्स वगैरह में हम लोग यही सब तो बनाते हैं, मॉडल वगैरह, ठीक है। पेंसिल का मॉडल नहीं बनाते आप, जो भी थर्माकोल या दूसरी चीज़ों का मॉडल वगैरह बनाते हो, तो वही मैनिपुलेटिंग है। तो प्याजे का ऐसे ही मानना था कि बच्चे जो है ना, इंटरेक्शन से, एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी से उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। और वाइतस्की का मानना था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट से, एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है। वाइतस्की का ऐसा बोलना था कि बच्चे समाज से रह के ज़्यादा सीखते हैं, वो बात भी सही है। और जो जीन प्याजे बोल रहा है वो बात भी सही है कि बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होकर, ठीक है, मैनिपुलेटिंग आइडिया मैंने आपको बताया, इंगेज होकर, हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब वही, ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वगैरह को यूज़ करते हुए, समझते हुए सीखते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। तो इसका फर्स्ट वाले ऑप्शन है, ठीक है। 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन को पढ़िए आप, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर से। पानी मतलब जरूरी है सर। आप लोग भी पी सकते हैं पानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाना वाना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कई स्टूडेंट है मेरे ऐसे, मतलब खाना खाते हुए भी क्लास करे, लेकिन उनका माइंड खाने पे ज़्यादा क्लास के ऊपर में था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मैनेज कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को 4 से 5 महीने के लिए, क्योंकि मैं बता रहा ना, जब ये आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आगे फिर जो मैं प्रोसेस बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिस दिन आपके गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे ना, तो अभी आप ये जो तकलीफ उठा रहे हो 4-5 महीने की, तो वो गवर्नमेंट जॉब के बाद जो लाइफ रहेगी, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है, पेंशन भी अभी लागू हो गया, न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस लागू हो गई है। पहले जो, अभी जो कई टीचर वगैरह कोशिश कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लेकिन वो अभी पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं है, ठीक है। अभी जो एनपीएस भी अभी लागू हो, मतलब वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में धीरे धीरे अभी पूरा इम्प्लीमेंट हो ही रही है, ठीक है। मतलब मैं वही बता रहा कि जो जो एक क्या बोलेंगे, जो जो कंफर्ट मिलेगा आपको जिंदगी में, तो ये 4-5 महीने की जो तकलीफ है ना, तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। एक बार ही करो मतलब, लेकिन जबरदस्त करो, ठीक है, जबरदस्त पढ़ाई करो बिल्कुल। 28 क्वेश्चन है आपका। What is are the basis of determining the stage of moral development in Lawrence Kohlberg theory? ये लॉरेंस कॉलबर्ग जो है, ये भी आपका एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका जो थ्योरी है ना, ये मोरल डेवलपमेंट पे था। मोरल डेवलपमेंट, मोरल का मतलब होता है इखलाक, मोरल का मतलब इखलाक, शिष्टाचार जिसको हम बोलते हैं। स्टूडेंट का डाउट है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई अपडेट है क्या? नहीं, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम का अभी ऐसा कोई उसका अपडेट नहीं आया हुआ है, उसके लिए मतलब कई पिटीशन वगैरह है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। अभी आप इस पर फोकस करिए। तो मोरल डेवलपमेंट पे इनका पूरा फोकस था लॉरेंस कोहलबर्ग का, कि बच्चे के अंदर में इखलाक, जिसको हिंदी में शिष्टाचार बोलते हैं, वो कैसे डेवलप हो। और उसके लिए क्या करा था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, अलग अलग लेवल बनाया था। तो ये अभी हम पढ़ेंगे उसका, प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री ऑपरेशनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल और पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो ये 3 लेवल बनाया था उसने मोरल डेवलपमेंट के लिए। प्री ऑपरेशनल के बच्चे के अंदर में मोरल डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, ऑपरेशनल के जो इसमें रहते हैं उनमें अलग तरीके होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन से साल के बच्चे रहते हैं? 0 से 9 साल के, ठीक है, 9 साल तक के बच्चे रहते हैं इनमें। ये देखिए 9 साल तक के बच्चों को आप देखोगे, उनमें अगर आपको इखलाक, मोरल डेवलपमेंट करना है, तो उनको रिवार्ड या पनिशमेंट, ठीक है, वो छोटे बच्चों के लिए रिवार्ड पनिशमेंट उस तरीके से, लर्निंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोरल बोल रहा हूँ, मोरल, इखलाक। छोटे बच्चों को अगर आपको तहजीब सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, तो 9 साल तक के बच्चों के लिए आप वही पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड, इसी से आप इम्प्रूवमेंट करोगे उनमें। जो आपका, सॉरी, ये प्री ऑपरेशनल की जगह ना कन्वेंशनल है, गलती से मैंने ऑपरेशनल लिख दिया, कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल 9 साल तक के बच्चे, 0 से 9 साल तक के बच्चे, रिवार्ड या पनिशमेंट से उनमें मोरल डेवलपमेंट आप कर सकते हो।
कन्वेंशनल लेवल जो है ये 9 से 13 साल के बच्चे रहते हैं, तो इनमें मोरल डेवलपमेंट करने के लिए आपको जो है एक्सटर्नल इथिक्स यानी बाहर से कोशिश करना पड़ता है। उनमें रिवार्ड पनिशमेंट वाला काम नहीं चलता है, ठीक है। बाहर से उनको यानी एज अ टीचर स्ट्रिक्टली तौर पे उनको सुपरविजन करे, उनको ये करे, ट्रेनिंग दे, तब जाके मतलब जो भी है उस तरीके से कन्वेंशनल लेवल में 9 से 14 साल के बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होता है एक्सटर्नल लेवल पर, एक्सटर्नल इथिक्स से। जो पोस्ट कन्वेंशनल है आपका, ये अडल्ट, एडोलेसेंस और अडल्ट यानी 12 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं और जो भी मतलब अडल्टहुड वाले यानी 18 साल से भी ऊंचे आगे के जो लोग हैं वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वालों के अंदर में मोरल डेवलपमेंट के लिए आपको पर्सनल इथिक्स, उनके अंदर में पर्सनल इथिक्स यानी अगर देखिए 12 साल का जो बच्चा है उसके अंदर में अगर इखलाक है, शिष्टाचार है, तहजीब है, तो वो तो ही वो आगे मतलब वो मोरल डेवलपमेंट रहेगा उसमें। नहीं, अगर उसके अंदर में नहीं है, पर्सनल एथिक नहीं पैदा किया आपने बचपन में ये कन्वेंशनल लेवल पे, तो वो नहीं कर पाएगा। समझ आ रही क्या बात? तो यहाँ पर आपको वही बोल रहे कि कौन सा जो है बेस है डिटरमाइन करेगा स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस फॉलोवेर थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, एबीसी करके 3 पॉइंट है, उसके नीचे में ऑप्शन है। तो देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है सही है। पहले 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बता रहा है आपको, एज ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का एज। नहीं, ये तो नहीं है। देखिए ये आपने 3 स्टेज को तो 3 स्टेज को यहाँ पर आपने डिफाइन किए हो, लेकिन हर स्टेज में मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है। हर स्टेज में मोरल डेवलपमेंट है, उसमें एज हर किसी के अंदर आ ही रही है, ठीक है। तो एज का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। बी ऑफ पॉइंट है कि आंसर गिवन बाय द इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट स्टीलिंग। स्टीलिंग यानी अगर किसी ने चोरी कर लिया है, कोई बच्चे ने, तो उसमें वो जो आंसर दे रहा है बच्चा उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट में चोरी क्यों किया है या उसके पक्ष में या विपक्ष में, जैसे यहाँ बता रहा है पक्ष में या विपक्ष में, तो वो चीज हो सकता है मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। यानी ये आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि बच्चा कौन से लेवल पर होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल पे, कन्वेंशनल पे कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे जो आंसर दे रहा है, ठीक है। कैसे समझ में आएगा, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो आंसर जो दे रहे हैं ना उससे आप डिसाइड करोगे कि वो बच्चा प्री कन्वेंशनल लेवल पर है, कन्वेंशनल लेवल पर है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर है, ठीक है। जैसा उसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये छोटे बच्चे जो है तो उनको तो पता है कि अगर चोरी आप बताओगे तो उनको मार पड़ेगी, तो वो कभी आंसर देगा ही नहीं, उसके पक्ष में आंसर देगा ही नहीं कि हाँ मैंने चोरी किया है। ये जो है ये 2 लोग कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल वाले, कन्वेंशनल जो तो आपके 9 से 14 साल है और पोस्ट कन्वेंशनल जो 14-12 साल से ऊपर के लोग हैं, 9 से 13 साल है कन्वेंशनल, ठीक है। इसको कभी 12 साल तक भी कंसिडर किया जाता है, 9 से 12-13 साल कन्वेंशनल है। ये लोग ही उसके पक्ष में आंसर दे सकते हैं, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो। एज से इसको डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, एज से हम डिसाइड नहीं कर सकते। हालांकि जो मैंने आपको बताया ना प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, एज के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया 0 से 9 साल, 9 से 13 साल और 13-14 साल से ऊपर में, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है एज का उसमें, ठीक है। एक अज्यूम किया गया है कि वो एज के बच्चे हैं, ठीक है। नहीं तो कई तो ऐसे भी बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं और उनको बिना मतलब मारे हुए, बिना उनको रिवार्ड पनिशमेंट किए हुए आप उनके अंदर में मोरल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। एज का यहाँ पे ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो बी वाला है पॉइंट जो अफेक्ट करता है मोरल डेवलपमेंट में, उससे आप बता सकते हो कि कौन से लेवल पर है वो द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट कॉरेलबर्ग थ्योरी। सी है आपका यहाँ पर रीजनिंग अंडरलाइंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। अब वो बच्चा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है उसके रीजनिंग से, उसके जवाब से, ठीक है, उसके जवाब से, उसके रिस्पॉन्स से भी आप ये अंदाजा कर सकते हो डेफिनेटली, तो कि वो कौन से लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर है, ठीक है। सी वाला पॉइंट भी है इसका। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है बी एंड सी ओनली, ठीक है, बी एंड सी ओनली।
अब मुझे नहीं लगता एक बार में ये जल्दी समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये जब तक हम लोग इसका जो है ना मोरल डेवलपमेंट के जो 3 लेवल है, कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जब तक हम ये पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एज ऑफ इंडिविजुअल उसमें डिसाइड नहीं करता है वो, ठीक है। 29 क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू लियो वाइटस्की द इसेंस ऑफ इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, देखिए इसेंस का मतलब होता है मीनिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है वाइटस्की के अकॉर्डिंग, वाइटस्की क्या बोलता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये वाइटस्की वही बात बोलता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पेडागोजी साइकोलॉजी जो है बच्चों का, उसको समझिए। फोर्थ ऑप्शन है इसका मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, ठीक है। वाइटस्की जो है साइकोलॉजिकल टूल यानी बच्चों को किस तरीके से आप उनको उनको समझ सकते हो। जैसे पेडागोजी भी वही है ना, हाउ टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे पढ़ाना। तो पेडागोजी के लिए आपको पहले साइकोलॉजी समझना जरूरी है ना, आप बच्चों का माइंडसेट कैसा है, वो कब पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो वाइटस्की आपको वही बोलता है कि लर्न एंड प्रोसेस अगर को करना है या आपको खुद होके भी करना है तो पहले क्या करिए, उसका साइकोलॉजी को समझिए, फिर उसको यूज करिए। और पेडागोजी उसी के ऊपर डिपेंड है, साइकोलॉजी पर ही, हम लोग वही पढ़ेंगे पेडागोजी में। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू लियो वाइटस्की डैश प्ले एन इसेंशियल रोल इन हेल्पिंग लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कौन सी चीज जो है बच्चों के प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर में हेल्प करती है। अब ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या चीज है, कौन सा लेवल है ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये एक ऐसा स्पेस रहता है, स्पेस बिटवीन, मतलब जहाँ पे एक इंसान बोलेगा कि खुद होके वो क्या सीख सकता है इंडिविजुअल, और किसी के गाइड में वो क्या सीख सकता है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल वो क्या सीख सकता है और किसी के गाइड में वो क्या सीख सकता है, किसी के सुपरविजन में वो क्या सीख सकता है, इसके बीच का जो स्पेस है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कई सारे स्टूडेंट सीटेट का इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो सोचेंगे कि अगर हमको कोई गाइड मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए तो हमारा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ना, ये बीच का स्पेस है, ये बीच का, ठीक है। इंडिविजुअल पढ़ना और किसी के सुपरविजन में पढ़ना, ठीक है, यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइटस्की के अकॉर्डिंग क्या हेल्प करेगा इसे इनिशियल रोल इन लर्निंग, बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसके अंदर में। तो देखिए इंडिविजुअल पढ़िए या आप गाइड किसी टीचर के साथ में पढ़िए, टीचर के सुपरविजन में पढ़िए, हेल्प क्या करेंगे आपको, आप कितना ज़्यादा सीख रहे हो, ठीक है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या लर्निंग से रिलेटेड, मोर लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, दूसरों से आप कितना ज़्यादा नॉलेज सीख रहे हो, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो यही वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्योंकि आप इंडिविजुअल सीख रहे हो, ठीक है, या किसी के गाइड में सीख रहे हो, उसके बीच का मैंने आपको बताया ना, ये जो लेवल है यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ पे बच्चों का हेल्प क्या करूँगा, हेल्प क्या करेंगे, कितना ज़्यादा आप उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सीख रहे हो। नहीं तो इसके अंदर बीच में फंस के मत रह जाना कि इंडिविजुअल भी नहीं पढ़ रहे हैं और गाइड के सुपरविजन में भी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो आप। और जितना ज़्यादा आपके अंदर में इंप्रूवमेंट होगा, मोर नॉलेजेबल है, दूसरों से कितना आपका नॉलेज बढ़ रहा है, वही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पेपर भी हमारा कंप्लीट होता है और डेमो क्लास भी कंप्लीट होती है। अब जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे सब्जेक्ट का शॉर्ट में, और फर्स्ट सब्जेक्ट उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास इज एंड नाउ, थैंक यू।